सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, आज हम एक ऐसे विश्व में रह रहे हैं जहाँ सभी एक विकास की नई ऊंचाइयों की कल्पना कर रहे हैं। भारत में भी विदेशों, विशेषकर पश्चिमी देशों को देख कर के नाना प्रकार की विकास की योजनाएं बनाई जा रही हैं। बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें, चौड़ी साफ सुथरी सड़कें, हाईटेक होते हुए नगर, बहुत उन्नत तकनीक से सुसज्जित चिकित्सालय, और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अभूतपूर्व अनुसंधान, आकाश में छोड़े जा रहे विभिन्न प्रकार के उपग्रह, सैटेलाइट्स, बड़ी बड़ी प्रक्षेपक मिसाइलें, परमाणु अस्त्र, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। जीवन शैली बदल रही है, वेशभूषा बदल रही है, भाषा बदल रही है, पारिवारिक आचार विचार व्यवहार बदल रहे हैं। इस बदलाव को कहा जा रहा है विकास। दूसरी ओर ये चिंता व्यक्त भी की जा रही है कि इस पृथ्वी पर मनुष्य कितने दिन तक रह पाएगा। इस चिंता से ग्रस्त ब्रिटिश वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग मरते मरते कह गए कि यह धरती छोड़ने का समय आ गया है, हमें किसी दूसरी गैलेक्सी में अपने रहने के लिए स्थान खोजना होगा। कभी जंगलों में आग लगती है, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी, 50 करोड़ जानवर मारे गए थे, ऐसा सुना है। ब्राजील के जंगलों में आग लगी थी, कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगती रहती है, साइबेरिया जैसे ठंडे प्रांतों में गर्मी पड़ती है, मॉस्को, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन में गर्मी से लोग बेहाल होते हैं, हीट वेव्स चलती हैं, कई भयंकर तूफान आते हैं, कई भूकंप आते हैं, कई सुनामी आती हैं, कई चक्रवात आते हैं, और मनुष्य विवश हो जाता है। उस विज्ञान के विकास को हमने इन प्राकृतिक आपदाओं में दुम दबाकर भागते देखा है, असहाय बिलखते देखा है। चाहे अमेरिका हो या यूरोप हो या भारत हो या ऑस्ट्रेलिया हो, रूस हो, कोई भी देश हो, चीन हो, एक ओर हम विकास का दम भरते हैं और दूसरी ओर प्राकृतिक आपदाएं निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं। अभी अभी मेरे सम्मुख ये समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका, जिसके 20 फरवरी 2024 एक शीर्षक से खबर छपी है, अचानक बंद हो सकती है अटलांटिक महासागर की धारा प्रणाली।
साइंस एडवांसेज मैगजीन में ये प्रकाशित है। नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है कि अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन AMOC प्रणाली में बदलाव होने जा रहा है, और लिख रहे हैं 2025 से 2029 के बीच में इस प्रणाली का विनाश तय है, अवसान तय है, समाप्त हो जाएगी। ये प्रणाली क्या है? उत्तरी ध्रुवों से ठंडे जल की धाराएं समुद्र में दक्षिण की ओर आती हैं, और दक्षिण से गर्म पानी की धाराएं उत्तर की ओर जाती हैं। इन धाराओं के साथ बहुत सारे पोषक तत्वों का भी आना जाना होता है। समुद्र का तापमान संतुलित रहता है, जीवों का संरक्षण होने में सहायता मिलती है, और ये सदैव से चलती रही ये धाराएं। आज वैज्ञानिक कह रहे हैं, उट्रेच विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक नीदरलैंड, कि ये जो प्रणाली है जो समुद्र के स्वास्थ्य को बनाए हुए है, वह ध्वस्त होने वाली है 2025 से लेकर के 29 के 20 तक। कल्पना करें कि महासागरों के ऊपरी तल का जो तापमान है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन से ही भयंकर तूफान चक्रवात आते हैं, मौसम अव्यवस्थित अनिश्चित हो जाता है। तब ये प्रणाली जब ध्वस्त हो जाएगी तब क्या होगा? लिखते हैं, इस पेपर में लिखा है कि ऐसे जलवायु परिवर्तन होंगे जो पृथ्वी पर जीवन दशाओं को आमूलचूल तरीके से प्रभावित करेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? कोई नहीं जानता कि क्या होगा। जब भूकंप आते हैं थोड़ी देर रोना धोना हो जाता है, मर जाते हैं, घायल होते हैं, घायल हो जाते हैं, उनकी चिकित्सा हो जाती है। एक दूसरे की सहायता करने लोग चाहते हैं, देश भी आते हैं, और फिर इसके लिए बड़ी बड़ी मीटिंगें होती हैं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अभी किसान की फसल इस समय खेतों में है, कभी बादल हो रहे हैं, कहीं ओले गिर रहे हैं, कहीं वर्षा हो रही है। कुछ लोग कहेंगे ये तो होता रहता है, पर क्यों होता है? अगर यह हवा, यह पानी जैसा था, ईश्वर ने जैसा बनाया था वैसा ही रहता तो कुछ नहीं होता। हमने इतनी उन्नति की चिकित्सा क्षेत्र में, फिर भी नाना प्रकार के रोग आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि आगामी वर्षों में हम एक महामारियों के युग में प्रवेश करेंगे, और महामारी वो मनुष्य के दुष्कृत्यों से ही पैदा होंगी, चाहे पर्यावरण प्रदूषण के दुष्कृत्य हों अथवा जानकर के बीमारी फैलाई जाए, अथवा सामान्य बीमारी को महामारी बताया जाए, सब होने वाला है। हमने आयु बढ़ा दी, हमने सोचा विकास कर लिया, पर जितनी आयु मनुष्य जीता है उसमें कितनी दवाइयां खाता है। जो विकसित देश हैं, मैं कोई आंकड़े नहीं दूंगा, श्रोता देख सकते हैं कि जो विकसित देश हैं, जो हमारा मॉडल है, आदर्श है हमारे, उनमें कैंसर कितने प्रतिशत लोगों को है, मानसिक अवसाद से कितने ग्रस्त हैं, हृदय रोग मधुमेह कितने लोगों को हो रहा है, पागलपन के शिकार कितने लोग हैं, हिंसक भावनाओं के शिकार कितने लोग हैं,
नपुंसकता, बांझपन के शिकार कितने लोग हैं। ये सब क्यों बढ़ रहा है? क्या चिकित्सक और वैज्ञानिक मनुष्य को स्वस्थ रखने का प्रयास कर रहे हैं, अथवा उन्हें बीमार बना करके चिकित्सा सुविधाओं के नाम पर उन्हें लूटने का प्रयास हो रहा है? चिकित्सा बढ़ाई, चिकित्सक बढ़े, हॉस्पिटल बढ़े, सुविधाएं बढ़ी, लेकिन स्वास्थ्य गिरा, प्रतिरोधक क्षमता घटी, तो कैसा विकास हो रहा है? कल्पना कीजिए, एक किसान पूरे साल परिश्रम करता है, या एक सत्र में रबी खरीफ जायद किसी में परिश्रम करता है, खर्च करता है, फसल पकती है, वर्षा हो जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है, उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। इस सब के लिए उत्तरदायी कौन है? तो हम किसका विकास कर रहे हैं? हॉस्पिटल्स की सुविधाओं के साथ साथ रोगों की संख्या बढ़ी। जिन रोगों को कोई जानता भी नहीं था, ऐसे रोग पैदा हो रहे हैं, ऐसे वायरस पैदा हो रहे हैं, ऐसे बैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं, चाहे वो किए जा रहे हैं, अपने आप हो रहे हैं, अपने आप हो रहे हैं, तब भी मनुष्य ही कारण है। और विकास, जैसे जैसे विकास हुआ, वैसे वैसे प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। कल्पना कीजिए कि जब ऐसा समय आएगा कि सारी भविष्यवाणियां ध्वस्त हो जाएंगी, कभी भी भयंकर तूफान आ सकता है, भूकंप आ सकता है, आसमान से बिजलियां गिर सकती हैं, भयंकर चक्रवात आ सकते हैं, भयंकर हीट वेव्स आ सकती हैं, आग लग सकती है, नाना प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, नाना प्रकार के। अभी पिछले दिनों खबर आई, यूरोप में खटमल बहुत हो रहा है। जो साफ सुथरे देश माने जाते हैं, उनमें खटमल, फ्रांस में खटमल, ये कैसे सब हो रहा है? अब के यहां मारवाड़ में देखा, नीम में रोग लगा, पत्तियां सूख रही, जल रही, शुद्ध वातावरण में भी। ये क्यों हो रहा है? न शुद्ध हवा है, न शुद्ध पानी है, न शुद्ध भूमि है, न शुद्ध शरीर रहा, तो विकास कैसा है? हम अच्छी गाड़ी में बैठे, लेकिन उस गाड़ी में सुरक्षित भी तो हैं। अच्छे मकान में बैठे, लेकिन मकान हमें सुरक्षा तो दे सके, या भूकंप में मकान गिर के हमारी जान ले। हम किसी प्रकार से एसी से बच जाएंगे, गर्मी से, लेकिन उस जो हम ठंडक लेंगे, हमारी गर्मी बाहर फेंके, उससे क्या धरती गर्म नहीं होगी? धरती को ठंडा कौन करेगा? हम सोचते हैं मंदिर से राम राज्य आ जाएगा। वाल्मीकि रामायण या तुलसी रामचरितमानस उठा करके पढ़ें कि श्री राम के राज्य में वातावरण कैसा था। और चर्चा में नहीं करूंगा, बाद में करेंगे इस श्रृंखला में। लिखा है कि कोई भी प्राकृतिक आपदा नहीं आती थी, सदैव सुखद स्पर्श वाला वायु बहता था। इस सारे राज्य की बात कर रहे हैं, कमरे की बात नहीं है। कमरे में एसी लगा के हम सुखद अनुभव कर रहे हैं, जबकि यह भी सत्य है कि वो रोग कारक है, वो सुखद स्पर्श भी रोग कारक है।
जब पीछे एक बीमारी आई, सेंट्रल एसी बंद, वायरस ज़्यादा फैलेगा, बीमारी ज़्यादा होगी, सारे फेल हो गए, खिड़कियाँ खुलवाई, दीवारें तोड़वाई लोगों ने, भूल गए एसी चलाना। सुखद स्पर्श कैसा होता है? न गर्म है न ठंडा है। हवा शरीर से स्पर्श करे तो अच्छा लगे, वो सुखद स्पर्श वाला वायु सदैव बहता था हमारे इस देश में। एसी कमरे में लगा लोगे, सारी धरती पे कैसे लगाओगे? रोड पर, पार्क में, खेतों में, सब जगह एसी जैसी हवा हो, लेकिन एसी का दुष्प्रभाव नहीं हो। एसी की हवा तो प्रदूषित होती है, इस पर सुखद लगता है। लेकिन श्री राम के राज्य में सुखद स्पर्श वाला वायु संपूर्ण वायुमंडल में था। तब क्या होता था? जब चाहते थे तब वर्षा होती थी, जब फसलों को आवश्यक होता था तभी वर्षा होती थी, और उतनी होती थी जितनी आवश्यक है। और जब चाहते थे, जैसा चाहते थे वैसे अन्न उगते थे, फसल बहुत स्वस्थ हुआ करती थी, फूल फलों अनाजों से भरे रहते थे खेत, पौष्टिकता से भरपूर होते थे खाद्य पदार्थ। अब क्या हो रहा है? आज क्या है? जो खा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि गेहूं में 11.2% प्रोटीन है, सेब में इतना है, टमाटर में इतना है, ये आयरन है, ये प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, ये विटामिन है। उन सब की मात्रा निरंतर घट रही है। ये कैसा विकास है? आपने देखा होगा, जो पुराने लोग हैं, धनिये में कितनी अच्छी सुगंध आती थी, आज वह सुगंध कहाँ है? आज दालों के भी स्वाद कहाँ है? आज अन्न का वह स्वाद कहाँ है? किसने गायब किया? किसने छीना है स्वाद को? किसने पोषक तत्वों को नष्ट किया है? इसका नाम विकास है। युद्ध में घायल होते थे, तत्काल ठीक होकर के जड़ी बूटियों से तत्काल लड़ने लग जाते थे, आज हॉस्पिटलाइज होते हैं। कौन सा विकास है? हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, गाड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं, भवन बना रहे हैं आवश्यकता से अधिक, लेकिन हमने अपनी संतान के लिए, हमारी पीढ़ी के लिए न वायु को छोड़ा है, न पृथ्वी को छोड़ा है, न जल को छोड़ा है। तो कैसा विकास? कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति बहुत अच्छी कार में जा रहा है, और उसको कहा जा रहा है तुम कार में तो जा रहे हो, लेकिन कार में निश्चित ही एक्सीडेंट होगा। और ये बैलगाड़ी में जाओगे तो सुरक्षित जाओगे। आप सब अपने हृदय पर हाथ रख के सोचें कि आप किस में जाना पसंद करेंगे। रहीम का एक दोहा याद आता है, अब्दुल रहीम खान खाना का। दुर्दिन पड़े रहीम कहे दुरथल जयत भाग, ठाड़े हुजत घूर पर जब घर लागत आग। जब बुरे दिन आते हैं तो गांव छोड़ करके गांव के बाहर कचरे के जो ढेर होते हैं उन पर भी खड़े हो जाना चाहिए, वहां अगर जान बचती है तो। लेकिन आज हमें एसी में रहना, भले मरना है पर एसी में ही मरना है। मरना है परंतु बैठना गाड़ी में ही है। हम 1-2 साल ही धरती को चलाएं, 10 साल 20 साल ही चलाएं, लेकिन रहना इसी विकास में है।
ऐसा होगा, न कोई वैज्ञानिक आपकी मदद करेगा, न कोई सरकारें कर पाएंगी। सरकारें आंसू बहा लेंगी और सहायता के नाम पर कुछ दे देगी, लेकिन वो भी कब तक, किसको देंगी, मरने के बाद किसको देंगे। क्या आज तक भूकंप रोकने वाला कोई पैदा हुआ व्यक्ति? क्या विज्ञान ने बड़े बड़े चक्रवातों को रोकने की कोई तकनीक विकसित थी? क्या हीट वेव को रोक सकते हैं? क्या कोल्ड वेव को रोक सकते हैं? क्या अनावृष्टि को रोक सकते हैं? क्या अतिवृष्टि? कुछ भी तो नहीं रोक सकते। फिर भी विकास की अकड़ है, विकास, हम विकसित हो रहे हैं। और इस प्रकार से चश्मा चढ़ा हुआ है सब पर, विशेषकर युवा पीढ़ी पर। उसे विकसित ही रहना है, चाहे मर जाए, पर मरें भी तो विकसित वेशभूषा, विकसित खानपान, विकसित, जिसको खानपान विकसित है, दूषित खानपान। और मरें तो 2-4 मोबाइल इधर हो, 2-4 मोबाइल इधर हो, पीठ पे कंप्यूटर हो, ऐसे मरें तो बहुत अच्छी मौत है, ये समझते हैं। कोई कहेगा तो सही, कितने साधनों वाले व्यक्ति था, हम वो हमारी दुर्दशा है। जब विज्ञान बढ़ रहा है तो इतनी चिंता क्यों बढ़ रही है? और सबका दोष क्लाइमेट चेंज पर। बात सही है, क्लाइमेट चेंज पर। क्लाइमेट चेंज का कारण कौन है? एक उर्दू का शेर है, यार मेरी लाश पर रो रहे वे, ऐसा कुछ है शब्द। यह नहीं दरियाफ्त करते किसने इसकी जान ली। किसी की शब पर रो रहे सब, बहुत दुख मना रहे हैं, शोक मना रहे हैं, जलवायु खत्म हो गया, पर्यावरण समाप्त हो गया, शोक मना रहे हैं पर्यावरण की मौत पर। लेकिन वो शब पूछ रहा है कि तुम ये भी जानने की कोशिश करोगे कि मुझे शब बनाया किसने है? ये पर्यावरण आपसे पूछ रहा है, ये हवा आपसे पूछ रही है, ये पानी आपसे पूछ रहा है, ये महासागर आपसे पूछ रहे हैं, धरती आपसे पूछ रही है कि इनको दूषित किसने किया है। चंद्रमा पर प्लॉट काटे जा रहे हैं, यह भी एक लूट का साधन है। किसने प्लॉट देखा, किसने भूमि देखी? अब अखबारों पढ़ते हम तो, कितनी सच्चाई है। कौन है चंद्रमा का मालिक जो प्लॉट काट रहा है और यहां बिना देखे पैसा भी दे रहे हैं? अब एलन मस्क उनको 1 लाख लोगों को मंगल ग्रह पे ले जाएंगे, एक पेपर में 1 लाख या 10 लाख लोगों को। मंगल के वो ठेकेदार हैं। जिस धरती पर भरपूर ऑक्सीजन था, शुद्ध पानी था, भरपूर पानी है, सब प्रकार की वनस्पतियां हैं, सब प्रकार के जीव जंतु हैं, उस धरती पर रहना नहीं आया। वहां रहेंगे जहां ऑक्सीजन नहीं है, जहां उल्का पिंड गिरते रहते चंद्र पर, वहां रहेंगे जाकर के। एक भवन है, सारी सुविधाएं, फल के भंडार, अन्न के भंडार, दूध के भंडार, घी के भंडार, सब कुछ है। इनको तो कर दिया खत्म, नष्ट कर दिया, विशाला कर दिया। और उस उजाड़ जंगल में जाना चाहते हैं, उजाड़ जंगल में जहां पेड़ भी नहीं है, रेत है, वहां जाके रहेंगे। और उसके लिए लोगों से पैसे भी वसूल हो रहे हैं, लोग भी भाग रहे हैं कि वहां बहुत अच्छा है। ये कैसा विकास है? कौन है जो हमें मूर्ख बना रहा है? कौन है? क्लाइमेट चेंज का दोष ये किस पर दे रहे हैं और किस पर देंगे? ये दोष दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड पर, मीथेन पर, पशुओं को निशाना बनाएंगे। कुछ लोग चाहते हैं कि धरती पर कोई पशु रहे नहीं, सब मार के खा जाए।
उस स्थिति की कल्पना करते हैं। कोई गांव दिखे ही नहीं, न भेड़ बकरी ऊंट गाय बैल भैंस कोई भी नहीं दिखे। मनुष्य दिखे कम मात्रा में, कम संख्या में। रोबोट दिखे, बड़े बड़े मशीनें दिखे, और एक इलेक्ट्रॉनिक संसार दिखे, एआई दिखे, उन्नत साफ सुथरी सड़कें दिखें, लेकिन पशु नहीं दिखे। कोई चूल्हा नहीं जलावे, कोई पेड़ नहीं काटे। इसका नाम विकास है। इसकी चर्चा हम क्रमशः करेंगे। आज हम ये कहना चाहते हैं कि आप एक शांति से सोचिए कि हमारे कदम किस ओर जा रहे हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक चिंतित हैं कि धरती नष्ट होने वाली है, पर्यावरण नष्ट होने वाला है, प्रजातियों को खतरा पैदा हो गया है, कितनी प्रजातियां लुप्त हो गई हैं, ये मनुष्य प्रजाति कब तक रहेगी? इसका दोषी कौन है, अपराधी कौन है? वास्तविक अपराधी से वास्तविक अपराधी की तरफ से हमारी दृष्टि हट जाए, इसलिए नाना दूसरे कारण बताए जा रहे हैं। जब इस दुनिया में सभी लोग चूल्हे जलाते थे, गैस नहीं थी, और पशु बहुत थे, पक्षी बहुत थे, तब पर्यावरण अच्छा था। कि आज है, मैं पूछना चाहता हूं वैज्ञानिकों से, और ये कर्णधार जो वकालत करते हैं उन वैज्ञानिकों की, आज चूल्हे जलाने की प्रथा लगभग बंद हो रही है भारत में। तो जिन देश में चूल्हे नहीं जलाए जाते, जो देश बहुत साफ सुथरे हैं, भारत में तो गंदगी है। अब मोदी जी के सफाई अभियान से सफाई में वृद्धि हुई है, ये बात सत्य है। लेकिन फ्रांस को बहुत सुंदर साफ सुथरा देश माना जाता है। विदेशों की हम चर्चा सुनते हैं, अमेरिका की सुनते हैं और दूसरे देशों की सुनते हैं कि वह बहुत साफ सुथरी सड़कें, कचरा नहीं मिलेगा। स्विट्जरलैंड को सुनते हैं, बहुत सुंदर देश है। उन देशों में बीमारी क्यों बढ़ रही है? उन देशों में प्राकृतिक आपदा क्यों आ रही हैं? वहां तो धुआं भी नहीं है, धूल भी नहीं है, कचरे के ढेर वहां नहीं पड़े हैं, चूल्हे नहीं जलते हैं। ऐसा लगता है कि मनुष्य का ये दिमाग खोखला हो गया, इसमें गोबर भरा हुआ है, और वे हमें दिशा दे रहे हैं। अगर इस धूल से, धुएं से, इन कचरे के ढेर बस इतना ही प्रदूषण होता, इसी का नाम प्रदूषण है, तब तो उन देशों में कोई प्राकृतिक आपदा आनी ही नहीं चाहिए थी। वहां तो सब हाईटेक है, सब साफ सुथरा है। कहने का अर्थ है कि आज तक हम लोग, बुद्धिमान कहे जाने वाले लोग, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सब हो क्यों रहा है। हो रहा है, मौसम विभाग क्या करता है, वैज्ञानिक क्या करते हैं, आंधी आने की संभावना है, चक्रवात आने की संभावना है, सावधान, एनडीआरएफ की टीमें चली जाएंगी, लोगों को बाहर निकाल लेंगे, जान बच जाएगी। घर तो जड़ गए, उनकी धन संपत्ति तो गई, उनके पशु तो बह गए, उसका क्या होगा? जिसका सर्वोच्च हरण कर लिया हो वो बच गया, वो कैसे रहेगा, कैसे जीवन यापन करेगा, ये कौन सोचता है? ये सब क्यों हो रहा है? तो कोई इस विषय पर सोचता क्यों नहीं है कि ये सब हो क्यों रहा है? मौसम विभाग यही करता है कि आग लगा दो, फिर बता दो आग लग गई है, भागो यहां से, घर छोड़ के भागो, आग तुम्ही ने लगाई है। जो चेतावनी दे रहे हैं वैज्ञानिक, वही आग लगा रहे हैं, वही सारे पर्यावरण को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं।
और हमें शिक्षा दे रहे हैं। इसका मैं क्रम से चर्चा करूंगा इस पर। आज के वीडियो में यही कि हम लोग सोचें कि हम कैसे युग में जा रहे हैं। कभी कभी खबरें आती हैं सौर तूफान धरती की तरफ बढ़ रहा है, संचार तंत्र नष्ट हो जाएगा। मान लीजिए ऐसा होता है, हम तो सब डिजिटल हो गए, संचार तंत्र नष्ट हो गया तो इस धरती पर कोहराम मच जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। और हम आमंत्रित कर रहे हैं इसको। न केवल संचार तंत्र नष्ट हो सकता है, बल्कि यहां जैसे डायनासोर समाप्त हो गए ऐसा कहते हैं, वैसा ही मनुष्य और दूसरे प्राणी समाप्त हो जाएंगे। और इतनी आसानी से भी नहीं होंगे। कुछ सोचते हैं मरेंगे, सब मरेंगे तो हम भी मर जाएंगे। ऐसे जल्दी मरेंगे नहीं। मान लीजिए वनस्पतियों में ऐसे रोग हो जाए कि बीज नहीं आवे, फूल नहीं आवे, फल नहीं आवे, तो भूखमरी से लोग मरेंगे। मान लीजिए वर्षा के समय आकाशीय बिजली इतनी गिरे कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाए, तब क्या होगा? कभी भी भूकंप आ जाए, घर बनाओ गिर जाए, तब क्या होगा? कभी भी भयंकर तूफान आ जाए, सब कुछ हमारा उजड़ जाए, फिर जिए हम, तब क्या होगा? पानी की कमी हो जाए, जल स्तर भूमिगत जल समाप्त हो जाए, तब क्या होगा? और हो रहा है। तो एक साथ मरने वाले नहीं है। एक साथ मरें तो बहुत अच्छा। कोई उल्का पिंड बड़ा गिर जाए धरती से टकरा के तो बहुत अच्छा है, इसे परमात्मा की कृपा मानना अगर ऐसा होता है तो। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। हमारे पाप इतने कि हम इतनी आसानी से मौत हमें मिलेगी भी नहीं। जैसे कुछ लोग हलाल करके मारते हैं जानवर को, वैसे हलाल किया जाएगा। 1 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी में मरेंगे, सड़ सड़ के मरेंगे, भूख मरेंगे, प्यास मरेंगे, गर्मी से मरेंगे, सर्दी से मरेंगे, रोगों से मरेंगे, दुख पापा के मरेंगे। इससे तो फांसी से मरना अच्छा, गोली से मरना अच्छा। इस स्थिति में कौन सा विकास सुख देगा? क्या बड़े बड़े रोड सुख देंगे या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सुख देंगी? आपकी जेब में पड़े मोबाइल 50-50 हजार के वो सुख देंगे? क्या सुख देगा? हमारी जीवन शैली हमारी मृत्यु का कारण बनेगी। हमारी सोच हमारी मृत्यु का कारण बनेगी, दर्दनाक मृत्यु का कारण बनेगी। हो सकता है मेरी उम्र के लोग तो चले जाएं, लेकिन अगली पीढ़ी के लिए बहुत भयानक होगा। और मुझे लगता है हमें ही देखना पड़ेगा, हमको ही देखना पड़ेगा, हमको भी देखना पड़ेगा। जो विकास की ओर हम तेजी से जो कदम बढ़ा रहे हैं, हमारे नेता लोग भाषण बढ़िया दे देते हैं, मीडिया में अच्छा आता है, हम विकसित हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। हम बिना पश्चिमी देशों को देख के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहे। वहां जैसा देखा वैसा अपने यहां लाए। वो पागल है तो हम भी पागल हैं। हमने उनको बुद्धिमान मान लिया है, अपने को महामूर्ख मान लिया है, अपने को जंगली मान लिया है। इसलिए संपूर्ण जीवन शैली उन्हीं की अपना रहे हैं। अपनी जीवन शैली अपनाने वाले को गंवार और पिछड़ा माना जाता है, अनपढ़ माना जाता है। और उनकी जीवन शैली में चलने वाले व्यक्ति को बड़ा प्रगतिशील बुद्धिजीवी माना जाता है। और कहा जाता है कि दुनिया कहां से कहां बढ़ गई, कहां बैलगाड़ियों के जमाने की बात कर रही। बैलगाड़ियों पर भी आऊंगा। लेकिन आप ये सोचिए कि हमारी स्थिति वही है
एक डायबिटीज का रोगी है, उसको मिठाइयाँ बहुत अच्छी लगती हैं, तले हुए पदार्थ बहुत अच्छे लगते हैं, खाता है बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, बड़ा प्रसन्न होता है, इंसुलिन लग का इंजेक्शन लगवा लेता है, सब ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी खाओ। ये इंसुलिन कब तक काम करेगा? सड़ सड़ के मरेगा, गुर्दे खराब होंगे, हृदय खराब होगा उसका, और भी बहुत सारे रोग हो सकते हैं। तो क्या आवश्यक है कि अनिवार्य है कि हम मिठाई बिना नहीं रह सकते डायबिटीज के रोगी? हमारी स्थिति, इस धरती की स्थिति, पर्यावरण की स्थिति डायबिटीज से खतरनाक है। उसको तो सारे रोग हैं, इस हवा को, इस पानी को, मिट्टी को कैंसर हो गया है, डायबिटीज हो गया है, इसका हार्ट फेल हो रहा है, इसके फेफड़े, सब कुछ खराब हो रहा है। जैसे एक रोगी, उसको डायबिटीज भी हो, कैंसर भी हो, टीबी भी हो, दमा भी हो, हार्ट डिजीज भी हो, किडनी भी खराब हो गई हो, लिवर भी खराब हो गया, वो स्थिति इस पर्यावरण की है इस समय। कभी भी कुछ हो सकता है। बचपन में हमने कभी नहीं देखा कि मौसम ऐसा अस्थिर रहता हो। खलियान में फसल, रबी की फसल 2-2 महीने पड़ी रहती थी, बैलों से निकालते थे, पैरों से कुचलवा के, मशीनें नहीं थी, और टोकरी में लेकर के उसको इस प्रकार से हिला के हवा से उसका भूसा अलग गिरता था, अनाज अलग गिरता था। 1-2 साल छोड़ करके मैंने नहीं देखा कि कभी खराबी हुई। आज तो फसल पक करके बोरी भर करके घर में आ जाए तो समझो फसल आई है, नहीं तो कोई गारंटी नहीं है। ऐसा किसने बनाया है? और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होता है तो गरीब मजदूर और किसान, जिसको कुछ धनी लोग खरपतवार जैसा मानते इस धरती के लिए। ये खत्म हो जाए तो ठीक है, इतनी जनसंख्या कम हो जाए, 80-90%, 10% रहे धनी धनी लोग, आराम से जिए। और वे ही लोग इस धरती को मिटाने के लिए उत्तरदायी हैं, वे ही उत्तरदायी हैं। गरीब उत्तरदायी नहीं है, किसान उत्तरदायी नहीं है, मजदूर उत्तरदायी नहीं है, वे ही उत्तरदायी हैं। क्यों उत्तरदायी है, इसकी चर्चा आगे करें। परंतु आज इतना विचारना है कि जब भयंकर मारामारी होगी तो बचेगा कोई भी नहीं। धनी व्यक्ति भूकंप रोधी तकनीक से मकान बना सकता है, वातानुकूलित मकान बना सकता है, सुविधाएं जुटा सकता है, लेकिन जब भयंकर मृत्यु आएगी तो कोई नहीं बचा पाएगा। हो सकता है कुछ बच जाओ, लेकिन मरना तो सबको है। इन पापों की गठरी को लेकर के मरेंगे, जो दूसरा जन्म कैसा मिलेगा ये नहीं कह सकते। मनुष्य तो कम से कम नहीं बन सकते। इसलिए हम विचारे कि हम जो भी सुख सुविधा चाहते हैं उसका प्रयोजन क्या है। प्रयोजन यही है ना कि हम सुखी रहें, जीवन में शांति रहे, अशांति नहीं हो, तनाव नहीं हो। पर क्या ऐसा हुआ? सुख सुविधाओं के बढ़ने के साथ साथ दुख और अशांति बढ़ी, भय बढ़ा। चिकित्सा व्यवस्थाओं के उन्नत होने के साथ साथ नई नई बीमारियां बढ़ी और रोग प्रतिरोधक क्षमता घटी क्या, नष्ट हुई। तब क्या समझना चाहिए कि हमारी दिशा ठीक नहीं, हमारा दिमाग ठीक नहीं। जब जब न्यायालय और पुलिस की संख्या बढ़ने के साथ साथ अपराध बढ़े, कानून बढ़ने के साथ साथ अपराध बढ़े, इसका अर्थ यह है कि हमारा दिमाग ठीक नहीं कानून बनाने वालों का और कानून लागू करने वालों का। वो कानून ठीक नहीं बने। जब हम कृषि में उन्नत होते जाएं
और कृषि उत्पादों की पोषक क्षमता कम होती चली जाए, पोषकता कम होती चली जाए, इसका अर्थ है कि हमारा दिमाग ठीक नहीं है। जब बड़े बड़े धर्मगुरु हिंदू हो या मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, यहूदी हो, जब अधिक से अधिक प्रचार करें अपने अपने संप्रदायों का, शांति का उपदेश करें, भाईचारे का उपदेश करें, उतनी अशांति बढ़ती जाए, उतना बैर विरोध बढ़ता जाए, इसका अर्थ उनका दिमाग ठीक नहीं है कहीं ना कहीं। आज ईमानदारी से विश्लेषण करके देखें, क्या संपूर्ण धरती पर कहीं शांति है? संपूर्ण पृथ्वी पर कहीं शुद्ध वायु है? शुद्ध पानी कहां है? बोतलों में बिकता है, क्या वो शुद्ध है? यदि ऐसा ही चलता रहा तो हम एक ऐसे भयंकर युग में पहुंच जाएंगे जब कोई किसी का नहीं होगा। एक कहानी याद आती है महाभारत की, सुनी है कि एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था और सामने से एक पागल हाथी आ गया। वो पागल हाथी से बचने के लिए एक बड़े पेड़ पर चढ़ जाता है जिसका तना बहुत चौड़ा था। छोटे पेड़ पर तो हाथी उखाड़ लेगा उस पेड़ को। उस पेड़ पे ऊपर चढ़ गया, हाथी नीचे खड़ा है। उस पेड़ की शाखाएं नीचे तक जा रही हैं, बड़ मान लीजिए। अब नीचे देखता है तो एक कुआं है और कुआं में पानी नहीं है। तो वो सोचता है, इधर देखता है कि पेड़ की जड़ों को चूहे काट रहे हैं और पेड़ गिरने वाला है, झुक रहा है। तो उस टहनी पे आ जाता है जो कुएं में जाएगी कि मैं वहां सुरक्षित हो जाऊंगा, हाथी भी नहीं आ पाएगा और आराम से वहां बैठा रहूंगा। जब हाथी चला जाएगा तो टहनी के सहारे चढ़ के वापस बाहर आ जाऊंगा। तो नीचे देखता है तो वो एक भयंकर काला सांप फन फैलाए हुए बैठा है। अब वो घबरा रहा है कि पेड़ गिरेगा भी, ऊपर वाली टहनी पर रहूं तो हाथी पकड़ लेगा क्योंकि जमीन पर गिर जाएगा पेड़, और नीचे वाली पे जाऊं तो सांप काटेगा। तभी उस बड़ के पेड़ पर एक मधुमक्खी का छत्ता था। उस छत्ते से शहद की बूंद गिरती है हाथ पर, उसे चाट लेता है, मीठा लगता है। फिर और बूंद गिरती है, फिर मीठा लगता है, चाट लेता है। शहद चाटता जाता है, भूल जाता है मौत खड़ी है हाथी के रूप में, मौत खड़ी है सांप के रूप में, से भूल जाता है। क्या वही स्थिति हम पागल लोगों की नहीं हो रही है? पागल लोग जो धरती पर रहने वाले हैं, जो अपने को बुद्धिमान समझते हैं, जो अपने को पर्यावरण वैज्ञानिक समझते हैं, जो अपने को बड़े बड़े वैज्ञानिक समझते हैं, जो बड़े बड़े नेता समझते हैं, जो बड़े बड़े अपने को उद्योगपति समझते हैं, जैसे मानवता के प्रहरी वही हैं। क्या हमारी वही दुर्दशा नहीं है जो उस व्यक्ति की दुर्दशा थी? विकास के चश्मे ने हमें सब कुछ धुंधला, सब पर समस्याओं को देखने से दूर कर दिया है। जैसे हमारे सामने टॉर्च लगाए कोई तो और कुछ दिखता नहीं, टॉर्च का उजाला ही दिखता है। टॉर्च दिखती है चमकती हुई, बाकी अंधेरा। वैसा ही हमें विकास दिखता है, विकास, बाकी सब कुछ नहीं समस्याएं दिख रही। एक विकास का नशा हो गया है और वो नशा
हम अपनी उस नशे में, हम अपनी आने वाली भयंकर दर्दनाक मृत्यु को भूल गए, अपनी पीढ़ियों की मौत को भूल गए, भयंकर विनाश को भूल रहे हैं। और जो चिंता जाता रहे, चिंता के नाम पर मैराथन बैठक कर रहे हैं दुनिया में, वो मैराथन बैठक नहीं कर रहे, वो पिकनिक मना रहे, मौज मस्ती के लिए घूम रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई दिशा है ही नहीं। किसी भी रोग की चिकित्सा तभी हो सकती है जब यह पता लग जाए कि रोग का कारण क्या है। बिना कारण जाने चिकित्सा का प्रयास करने वाला या तो मूर्ख होगा या धूर्त होगा। धूर्त वह होगा जो चिकित्सा के नाम पर लूटेगा, और मूर्ख वह होगा जिस जानकारी नहीं है, जितनी जानकारी है उसके अनुसार वो चिकित्सा करेगा, करने का प्रयास करेगा। बचेगा तो नहीं, पर वो अपना प्रयास करेगा। तो या तो हम मूर्खों की दुनिया में रह रहे हैं या धूर्तों की दुनिया में रह रहे हैं। कोई तो है जो हम पर राज कर रहे हैं दुनिया में, जो हमें नए सपने दिखा रहे हैं, और हम उस स्वप्न लोक में विचरण कर रहे हैं। धरती पर चलना नहीं आता, चंद्रमा की यात्रा करा रहे हैं, मंगल की यात्रा करा रहे हैं, वहाँ हमारे मकान बना के देंगे, वहाँ ऑक्सीजन ले जाएंगे, वहाँ खाद्य पदार्थ ले जाएंगे, वहाँ अन्न उगाएंगे, वहाँ फल उगाएंगे। यहाँ सब कुछ है, यहाँ तो नहीं उगता, यहाँ तो खत्म कर दिया, वो उसको खत्म करने की योजना है। जरा सोचिए कि जो अपने घर को साफ नहीं रख सके, वो दूसरा घर जो उजाड़ है उसको कैसे बचाएंगे। ये बसे हुए को उजाड़ दिया हमने। तो आप विकास की बातें करिए, सुविधाओं की ना बातें करिए, पर इतना सोच लीजिए कि उसका आपका उद्देश्य क्या, जीना कितने दिन चाहते हो। इस विकसित टेक्नोलॉजी में, इस चकाचौंध में कितने दिन जीना चाहते हो। इस धरती को कितने दिन जिंदा रखना चाहते हो। धरती के प्राणियों का जीवन कितने दिन चाहते हो। 10 साल, 20 साल, 50 साल, 2 अरब साल से हम रह रहे हैं धरती पर। इस संकट नहीं आया। 100 वर्षों में यह संकट लाके किसने खड़ा कर दिया। कौन है आतंकवादी ऐसा। आतंकवादी 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 को मारता है। ये आतंकवादी कौन है जो सारी धरती की प्रजातियों को नष्ट करना चाहते हैं। जान करके कर रहे हैं, अनजाने में कर रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा कि कोई जान के कर रहा, अनजाने में भी हो सकता है, पर ऐसा लगता भी नहीं कि सभी अनजान हैं। उनकी योजनाओं को देख करके, वो जो कारण बताते हैं उसको देख करके ऐसा नहीं लगता कि वो अनजान है। वो सब लोगों को, हम सबको मूर्ख समझते हैं, और इस विकास के नाम पर हमारा दोहन हो रहा है। जहां विकास होता है वहां खर्च बढ़ता है, और जहां खर्च बढ़ता है वहां आय के लिए हाथ पैर मारे जाते हैं। जब नहीं मिलता तो अपराध बढ़ते हैं। देखिए संसार में कितना अपराध हो रहा है सब जगह। इन विकसित देशों में, अमेरिका में, छोटे छोटे बच्चे भी गोलियों से भून देते अपने साथियों को, अध्यापकों को। जब खाद्यान्न संकट होगा, जब महामारियां फैलेंगी, फैलाई जाएंगी, अराजकता होगी, अराजकता तांडव होगा अपने देश में। बहुत बड़ी आबादी है। इसलिए हमें नए सिरे से सोचना है। सोने की थाली में विष खाने के स्वप्न मन देखिए, विष है। मिट्टी के बर्तन में खा लो, पर खा लो शुद्ध भोजन, क्योंकि जो खाओगे वैसा ही शरीर में काम करेगा। सोने की थाली में विष नहीं, विष खा लेंगे तो अमृत नहीं बन जाएगा। जैसे भी रह सको। हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, उन्होंने धरती को बिगाड़ा नहीं। भूमि को,
जल को, वायु को बिगाड़ा नहीं, आकाश को बिगाड़ा नहीं, सब कुछ हमने बिगाड़ दिया। क्या हम अपराधी नहीं है? दोषी वह नहीं है जो हमको मूर्ख बना रहा है, दोषी वे भी हैं जो विकास की बहुत ज्यादा चकाचौंध में फंसे हैं, बहुत ज्यादा इच्छा है हमारी, बहुत ज्यादा हम हाईटेक होना चाहते हैं, वो भी दोषी हैं। अगर वो नहीं चाहें तो वो लोग हम कैसे मूर्ख बनाएंगे? शराब की दुकानें खुल रही हैं, खुले, हम नहीं पिए, अपने आप बंद हो जाएंगे। ऐसा सोच क्यों नहीं रखते? क्यों मांग करे शराब बंद की? पीना बंद करे, हर व्यक्ति पीना बंद करे तो शराब की दुकान बेच रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, वो दूध बेचने लगेंगे, अनाज बेचेंगे, फल बेचेंगे, सब्जी बेचेंगे। आपस में लड़ने बंद करें और वकील जज वही व्यापार करना, खेती करना शुरू करेंगे। हम जीवन शैली ठीक रखें, ये डॉक्टर सारे बागवानी करेंगे। तो हम अपने पर विचार क्यों नहीं कर रहे? हमारी इच्छा कम से कम ऐसी तो हो कि जिससे हम स्वस्थ रह सकें, सुखी रह सकें, कोई आपदा कहीं से ना आवे, सुख शांति रहे धरती पर। ये इच्छा होनी चाहिए। ये इच्छा नहीं साधन बहुत बढ़ जाए, ये इच्छा होनी चाहिए कि साधन से जो सुख मिलना चाहिए वो बिना साधन के मिल जाए। साधन से तो मिल ही नहीं रहे सुख शांति की इच्छा होनी चाहिए। अगर हम ऐसा कर सके, अपने इन कदमों पर पुनर्विचार कर सके, सोच सके, तो शायद धरती बच जाए, हम बच जाएं, दूसरे प्राणी बच जाएं, अन्यथा सब समाप्त हो जाएगा। आज इतना ही। ओम शांति।